Good morning everyone and welcome to another video of Yodha Defense Academy. In today's class we are going to start with Indian polity और आज इस क्लास से लेके जब तक से इंडियन पॉलिटी खत्म होता है सारे वीडियोस आपको YouTube पे अवेलेबल कराए जाएंगे या फिर ऐप पे अवेलेबल कराए जाएंगे। वहां से आप एक सीरीज में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को। तो इंडियन पॉलिटी जो है ना, इसमें पहले पढ़ना क्या क्या है हम लोग ये सब देख ले रहे हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड सीक्वेंस में पढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में ये सब हिस्टोरिकल टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग 1885 से स्टार्ट करके टोटल 1947 तक जो जो घटनाएं हुई उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सेलिएंट फीचर्स, अब तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सेलिएंट फीचर्स। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हो जाएगा। प्रीएम्बल के बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। प्रीएम्बल के बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में इंडिया के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 1 में इंडिया एंड इसके स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक है। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में है। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में है, ठीक है। ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 12 तक, सॉरी आर्टिकल 11 तक है, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। उसके बाद पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? जब यूके में संविधान लागू हुआ 1200 समथिंग में, 13th सेंचुरी में, ठीक है, तो वहां उसको चीज को मैग्ना कार्टा बोला गया। जब यूके में सब लोगों को राइट दिया गया कि यू पीपल आल्सो हैव द राइट, नॉट ओनली द मोनार्क्स बट पीपल आल्सो हैव द राइट, ठीक है। सिर्फ राजा रानी के पास अधिकार नहीं है, लोगों के पास भी उतना ही अधिकार है, ठीक है। तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो पार्ट 3 हमारा मैग्ना कार्टा है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन है। ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। उसके बाद विल टॉक अबाउट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ऐसे कुछ नियम, ऐसे कुछ कानून, ऐसे कुछ बातें जो सरकार जब अपना नियम बना रहा है तो उसको याद रखना चाहिए ताकि लोगों का बेटरमेंट हो, ठीक है। फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल सरकार जब कुछ रूल्स बना रहे हैं तो ये सब चीजों को उनको ध्यान में रखना है जो डीपीएसपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये होता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ठीक है। फिर आता है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो इंडिया में एक चीज अभी कुंभ मेला चल रहा था, तो नो ऑफेंस टू एनीवन अगेन, कुंभ मेला चल रहा था, उसमें देखे थे लाइक बहुत इंडिया के बहुत पार्ट्स में ट्रेन को आदमी वेंडलाइज कर रहा था, राइट। ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ये सब किए जा रहे हैं। तो वही बात है कि फंडामेंटल राइट्स तो सभी को चाहिए बट फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को नहीं निभाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज में इट इज अ ड्यूटी कि हम लोग अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करके रखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स सबको चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को नहीं निभाना है। तो हम लोग इस बात पे बहुत डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 इज बेसिकली अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इज बेसिकली अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? केंद्र में जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, फिर तुम्हारा और भी जितने टाइप के वहां पे ऑफिसेस हैं, कैग, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, जितने सेंटर में जितने बॉडीज हैं उन सबको यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर हम लोग लेते हैं। और ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है और यहां से लेके आर्टिकल 160 के अराउंड तक आता है, ठीक है। एग्जैक्टली नॉट श्योर बट यहां 160 के अराउंड आता है, ओके। फिर आता है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? स्टेट में सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, विधानसभा हो गया, बहुत सारे स्टेट्स में विधान परिषद होता है, तो उन सब के बारे में बात करता है। अच्छा, अब इन यहां के बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद से सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक आर्टिकल 51 तक तो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 तक
1 to 51 सारे इंपॉर्टेंट है, बट यहां के बाद से कुछ चुनिंदे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स वैसे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार हो जाएगा हम लोगों का, यहां तक स्टेट एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट होगा। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। में कुछ बचेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब ऐसे बॉडीज जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनके लिए एक सेपरेट आर्टिकल दिया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब कोई ऐसा बॉडी जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, बट पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाके, पार्लियामेंट, अच्छा बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाके, पार्लियामेंट में कोई लॉ लाके उस बॉडी को बनाया गया है, तो उसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, क्योंकि उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, पंचायत प्लस म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, और हमारा पॉलिटी, ठीक है, और हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इन टुडेज क्लास विल स्टार्ट विथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो बना वो कैसे बना, ठीक है। इसको सब कोई देख लिए, समझ गए, चलिए। सो विल स्टार्ट विथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम पेंस डाउन सबको कर लो, अब ध्यान दो बस इस पे, ठीक है। लिखना कोई कुछ मत, क्योंकि ये लिखने वाला टॉपिक नहीं है। जहां पे लिखना हुआ होगा वहां पे आई विल टेल यू गाइस, ठीक है, जहां पे लिखने वाला होगा आई विल टेल यू गाइस। अब चलिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी से थोड़ा पीछे हम लोग आते हैं, आज से 140 साल पहले आते हैं, ठीक है। आज से 140 साल पहले, आज 2025 है, 140 साल पहले 1885 में आते हैं। तो 1885 में क्या हुआ था, 1885 में इंडिया का पहला पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया का पहला नेशन वाइड पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बना था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ आज का कांग्रेस और इस कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है, तो कोई पॉलिटिकली उसको रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। इस समय बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था 1885 में, तो उस समय हम लोगों का ऐसा कोई डिमांड नहीं था कि हम लोगों को आजादी चाहिए, हम लोगों को अपना राइट चाहिए, कुछ नहीं। हम लोगों का बस कुछ छोटा छोटा डिमांड था, जैसे कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो कि ब्रिटिशर्स का था, एक्चुअली उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोलते थे, उसको गवर्नर्स काउंसिल या वाइसरॉयस काउंसिल बोलते थे। तो हम लोग का ये था कि हम लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट चाहिए। सबसे पहला हम लोग ये था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरा हमारा मांग था कि थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो। अगर आप कुछ बिल ला रहे हो, कुछ एक्ट ला रहे हो, तो हमें उसे डिस्कस करने का पावर दो। बजट हो रहा है तो बजट में हमारे ओपिनियन को लो, आफ्टर ऑल यू आर रूलिंग ओवर अस, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है एंड इंडियंस बोलते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और 1905 पहले आते हैं। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। बंगाल को रिलीजन के लाइंस पे पार्टीशन कर दिया जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड वेस्ट बंगाल वाज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। बट उस समय इंडिया में इतनी यूनिटी थी कि पीपल स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इट, पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स। यहाँ पे एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिससे पहला, ये इंडिया का पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें थोड़ा एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जग गया। नेशनलिज्म का मतलब देश के प्रति प्रेम। तो पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या थे, राजा महाराजा थे, कहीं मराठा हैं, कहीं मुगल्स हैं, कहीं पे उधर डेक्कन के रूलर्स हैं, कहीं पे सिख हैं, ठीक है। अब होता क्या था कि किसी को ये इंडिया का कॉन्सेप्ट जो था वो इमर्ज होकर सामने ही नहीं आया था। किसी को एक देश से बिलोंग करने का फीलिंग नहीं था। लोगों को लगता था मैं मराठा हूं, मैं मुगल हूं, मैं सिख हूं, सो दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल पार्टीशन के बाद एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक ब्रदरहुड का फीलिंग, एक नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में जगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनने की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन एक्चुअली पहले ही हो गया था, बट ये 1906 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है, सॉरी ढाका सेशन होता है, और वहां पे मुस्लिम लीग को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम लोग मुस्लिम के राइट्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, 1909 में एक
एक्ट लेके आता है गवर्नमेंट जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कहा जाता है, यहां पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है मुस्लिम्स और लोअर कास्ट को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ जगहें ऐसी होंगी रिजर्व जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स और जिनको वो मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट, सिर्फ वही वहां पे खड़े हो सकते हैं चुनाव में। ठीक है, लेट्स से ऑल ओवर इंडिया चुनाव होता था, उस समय भी होता था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव होने के लिए, चुन के आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज थी, इलेक्शंस होते थे। अब इलेक्शन में सीट है, सपोज रांची से सीपी सिंह है, हमारे इधर से बीडी राम है। ठीक है, तो वैसे ही था कि कुछ एरियाज कैसे फिक्स कर दिया है जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स ही स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ मेकिंग अ ब्रोकन इंडिया, जो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहीं से हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर 1918 में एक बहुत बड़ा कांड होता है, इसको हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर ब्रूटली किल्ड बाय जनरल डायर। ठीक है, 1918 में हुआ था। जस्ट आर यू श्योर? Yes, sir. Okay, maybe I might be wrong, but 8th of April 1990. just check it once. Okay, no issues. Maybe it's 1919. Just check it once. 14th April 1919 or 14th April 1918. 13th April. हाँ राइट, उस दिन। हाँ अरे चेक करिए। 13th April 1919. Okay, I'm sorry guys. It's 13th April 1919. Sometimes what happens that इतना फैक्ट्स है दिमाग में, कुछ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, सो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अब यहाँ पे लोगों को ये समझ में आ गया, अच्छा यहाँ जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो उसमें दो तरह के लोग थे, एक थे मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स का क्या मानना था कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर इंडिया, ब्रिटिशर्स अच्छे लोग हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ के, उनसे बातचीत करके हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं और उनसे कितना भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमारी बातों को नहीं सुनने वाले हैं, वो हमारे इंटरेस्ट में कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, और जलियांवाला बाग के बाद ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके चलते 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जो कि 1922 तक चलता है, 1922 में खत्म हो जाता है ड्यू टू चौरी चौरा कांड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया का पहला नेशन वाइड वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि अब लोगों के बीच में वो एक फीलिंग जाग चुका है। ठीक है, लेकिन यहां तक भी हम लोग इंडिपेंडेंस का बात यहां भी नहीं हो रहा है, यहां पे बात हो रहा है डोमिनियन स्टेटस का। यहां पे एक्चुअली नहीं, इसके एक बहुत आगे डोमिनियन स्टेटस का मान हो रहा है। यहां पे भी इंडिपेंडेंस नहीं आया है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा, बट इंडिया का जो लोकल अफेयर्स है, जो इंटरनल अफेयर्स है, वो सब हमारे हाथ में रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन स्टेट है ब्रिटिशर्स का, ऑस्ट्रेलिया जो है आज के समय में ही ब्रिटिशर्स का डोमिनियन स्टेट है। उनके यहाँ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस है, हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है तो राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हो रहा है, राइट। उनके यहाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं है, उनके यहाँ जो भी हो रहा है वो किंग चार्ल्स के बिहाफ पे हो रहा है, राइट। तो वो अभी भी डोमिनियन स्टेटस में है, हम लेकिन पूर्ण, हमें टोटल इंडिपेंडेंस मिल चुका है। तो डोमिनियन स्टेटस का उस समय मांग था कि जो ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है वो भी वही हम लोगों को भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं 1930 जब स्टार्ट होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट होगा, सीडीएम जब स्टार्ट होगा, तब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में यह आता है। हम लोग 1930 में 26 जनवरी को लाहौर सेशन के समय सबसे पहला यह हुआ कि अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम लोगों को पूरा आजादी चाहिए। दैट इज द रीजन कि 26 जनवरी हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये 1930 में 26 जनवरी को लाहौर सेशन हुआ था, और लाहौर सेशन में झेलम नदी के किनारे आई बिलीव हम लोग अपना नेशनल फ्लैग को पहली बार अनफर्ल किए थे, और वहां पे हम लोग पहली बार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे कि ओके वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टुडे। अब यहाँ से स्ट्रगल करके बस इंडिपेंडेंस लेना है। तो मैनिफेस्टेशन जो था इंडिपेंडेंस का वो यहीं पे हो गया था। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस का। अब दिस वाज होल स्टोरी। अब इंडिपेंडेंट इंडिया बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या था? भारत को आजाद बनने के लिए अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाना, सबसे जरूरी चीज क्या था? कौन बता सकता है? देश को चलाना। इंडिपेंडेंस लेना नहीं ना है, देश को चलाना भी है। ऐसा तो नहीं ना है कि इंडिपेंडेंस लेके इंडिया को एक फेल्ड स्टेट बना देंगे। फेल्ड स्टेट बनाने का मतलब जो कि एक देश है जो कि पूरी तरह से मतलब ऑल आउट सिविल, क्या उसे कहते हैं, सिविल वॉर में है, राइट।
तो फेल्ड स्टेट तो नहीं बना था, एक इंपॉर्टेंट चीज था कि इंडिया में रूल्स होने चाहिए। रूल्स को फॉर्म करने के लिए क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, बनेगा ना, लोग मिलके रूल्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक टीम ऑफ मेंबर्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया के लिए रूल्स बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें, इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग जो था सबसे पहले 1933 या 1934 में, नॉट श्योर अबाउट द डेट, एम.एन. रॉय करके एक कम्युनिस्ट आदमी थे, एम.एन. रॉय करके एक कम्युनिस्ट नेता थे, साउथ के थे, ये सबसे पहले, अच्छा अब नाम बहुत ऐसे आएंगे जो कंफ्यूजिंग आएंगे, जैसे एम.एन. रॉय, एक आदमी आएगा बी.एन. रॉय, फिर मुंशी, 2-3 नाम सेम टाइटल के 2-3 और नाम आएंगे, मुंशी मुंशी मुंशी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है, जो बहुत एक जैसे साउंड करेंगे, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय डिमांडेड कि भैया हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है, लेकिन ही वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर लीडर। तो इनके बाद जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिमांड किया कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला तो कांग्रेस ने भी बोला भैया हमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो ब्रिटिशर्स पे ये पता चल गया कि अब लोगों को के बीच ये हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है कि अब इन लोगों को इंडिपेंडेंस देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद चेरी ऑन द टॉप 1939 में क्या शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2, नाजी जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, नाजी जर्मनी अटैक्ड तुम्हारा अपने आसपास के कंट्रीज, फ्रांस। उसके बाद फिर 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर रशिया पे भी अटैक कर दिया। अच्छा, रशिया और यूएसएसआर उस समय था, तो उस समय क्या था कि यूएसएसआर और ब्रिटेन जो था वो दोस्त थे, फ्रेंड कंट्रीज थे, फ्रेंडली कंट्रीज थे, दे फॉट टुगेदर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। अब तो ऐसा हो गया ना कि रशिया एंड यूके और रशिया एंड यूएस आर लाइक राइवल्स, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि दे वर ऑन द सेम टीम, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द नाजी जर्मनी और द जापान टुगेदर, ठीक है। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, और ब्रिटेन को ये पता था कि हम लोग के पास इतने फोर्सेस नहीं हैं जिससे हम नाजी जर्मनी से लड़ सके। नाजी जर्मनी उस समय बहुत पावरफुल था, हिटलर के अंडर जर्मनी बहुत पावरफुल था। हिटलर का जो भी आइडियोलॉजी था दैट वाज वेरी रॉन्ग, बट ही वाज अ ग्रेट लीडर, मतलब लीडरशिप के हिसाब से ही वाज अ ग्रेट मैन, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और नाजी जर्मनी सबको अटैक करना स्टार्ट करता है। अब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि भाई ऐसा है कि हम लोगों का वो नहीं होने वाला है, हम लोगों का मतलब लग तो इन लोग से नहीं पाएंगे, अकेले नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास सिर्फ जितने फोर्सेस हैं उनके मदद से नहीं लड़ पाएंगे। इसमें जरूरत किसका पड़ेगा, इंडियंस का, इसमें जरूरत किसका पड़ेगा, इंडियंस का। और इंडियंस आपको सपोर्ट क्यों करेंगे, वाई विल वी फॉट समवन एल्सेस वॉर, नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली क्यों करेंगे हम आप लोगों का सपोर्ट। लेकिन इंडिया के ऊपर भी एक थ्रेट आ रहा था, इंडिया के ऊपर भी एक थ्रेट आ रहा था, वो थ्रेट था जापान का। जापान हमारे बहुत दूर नहीं है, बगल में ही ऑलमोस्ट, और जापान उस समय इंपीरियल जापान था, जापान उस समय राजा महाराजा के अंडर था। और उस समय का जापान तो कुछ और ही चीज था, मतलब यूएसए पे बॉम्ब करके आ जा रहा है, रशिया पे बॉम्ब करके आ जा रहा है, किसी को मार दे रहा है, छोटा सा देश किसी को मार दे रहा है, कुछ किसी से डर नहीं इन लोगों को। तो और जापान जो था इंडिया में म्यांमार तक पहुंच चुका था। इंडिया का अगर मैप देखोगे तो यहाँ 7 सिस्टर्स ऐसे हैं और नीचे पे क्या है, म्यांमार। तो वो जापान जो था म्यांमार तक पहुंच चुका था। म्यांमार पहले ब्रिटिश कंट्रोल में था, अब ब्रिटिशर्स उसे हार चुके थे। अब इंडियंस को भी लगा कि ये यहां तक पहुंच चुका है, यहां से तुरंत इन लोग 7 सिस्टर्स में घुसेगा, चिकन स्नेक के थ्रू इंडिया में आ जाएगा। उस समय चिकन स्नेक था भी नहीं, उस समय तो बांग्लादेश में इंडिया का ही पार्ट था, तो उसके थ्रू वो इंडिया में आ जाएगा, राइट। तो उसके चलते इंडियंस बोला कि ऐसा है कि आप हम लोग को प्रॉमिस कर दिए, रिटर्न में दे दीजिए कि आप वॉर के बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम लोग का एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना देंगे, तो हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इस चीज को वो करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए 2 टीम्स भेजते हैं। एक 1940 में आता है, 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर बोलता है कि हम लोग आपको इंडिपेंडेंस तो नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होता है हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद डोमिनियन स्टेटस नाउ, वी वांटेड ऑल आउट इंडिपेंडेंस, हम लोगों को पूरी तरह से आजादी चाहिए थी, इसलिए ये अगस्त ऑफर जो है फेल हो जाता है। अच्छा, अगस्त ऑफर में एक और जो क्राइटेरिया था जिसके चलते इंडियंस एग्री नहीं कर रहे थे, कांग्रेस मेनली एग्री नहीं कर रहा था, मुस्लिम लीग का कुछ और रीजंस था टू डिसएग्री। कांग्रेस एग्री नहीं कर रहा था कि भैया पहले तो टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, दूसरा अगस्त ऑफर में बोला गया था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा कंट्री का। कंट्री अभी भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सेंटर के हाथ में सारा पावर नहीं है, लाइक पुलिस फोर्सेस है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, 2 तरह का गवर्नमेंट बना हुआ है, तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पे पावर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है।
तो और लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग जो है सेंटर है। अगर सेंटर चाहे तो कहीं पे भी प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है, अगर सेंटर चाहे तो कहीं पे कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जो सेटअप किए गए हैं, बट अगर सेंटर चाहे तो वो ये सब कर सकता है, राइट। तो सेंटर अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस समय क्या बोला गया था कि सेंटर वीक रहेगा। ये उस समय की गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था कि वीक सेंटर वी वोंट एग्री। तो ये तो कांग्रेस इसलिए इसको डिनाई कर दिया। मुस्लिम लीग क्यों डिनाई किया? बिकॉज दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, बेसिकली फॉर मुस्लिम्स। उन लोगों का पाकिस्तान का डिमांड था, तो इसलिए उन लोग इस चीज को डिनाई कर दिया। फिर 1942 में आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन प्लान। इसका भी ऑलमोस्ट सेम प्रपोजल्स था, इसलिए ये भी डिनाई हो गया। लेकिन अब 1942 में हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। उस समय सारे नेता जो है जेल चले जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस वहां से भाग के जर्मनी चले जाते हैं, फिर जापान आ जाते हैं। अब यहां तक क्या हुआ ना कि जापान के फोर्सेज जो थे वो म्यांमार में पहुंच चुके थे। 1942 के आसपास जापान के फोर्सेस म्यांमार में पहुंच चुके थे। 1942 अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़े होंगे या जानते होंगे तो 1942 वाज द ईयर जब जापान जो है यूएसए का पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, जिसके चलते यूएसए पूरी तरह से वॉर में इन्वॉल्व हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी इसका क्लास एक लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ था तो यूएसए वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। यूएसए वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्वड इन दिस वॉर। यूएसए सपोर्ट कर रहा था बाकी कंट्रीज को, लेकिन वो खुद नहीं लड़ रहा था। लेकिन जापान क्या किया? जापान बुद्धि लगाया और यूएसए का पर्ल हार्बर पे आके अटैक कर दिया। यूएसए का पर्ल हार्बर पैसिफिक ओशन में एक उन लोगों का बेस है, नेवल बेस है, वहां पे अटैक कर दिया। बहुत लोग मर गए। अब यूएसए बोला कि अब तो करना पड़ेगा, तो यूएसए वॉर में कूद गया। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि पर्ल हार्बर पे जापान अटैक किया था, यूएसए एटॉमिक बॉम्ब्स जापान पे गिराया, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। तो अब यहां तक क्या हुआ कि इंडियंस बोले कि अब हम लोग को खतरा है। हुआ क्या कि म्यांमार में ये पहुंच चुका है और जापानीज ब्रिटिशर से ज्यादा क्रूएल थे। जापानीज जो थे वो ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा क्रूएल थे। मतलब ये लोग दूसरे देश के लोगों को या फिर दूसरे रेस एथनिसिटी के लोगों को, दूसरे रेस का हम बोले तो अब जापानीज का देखोगे या चाइनीज का देखोगे या कोरियन का देखोगे, एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट फेशियल स्ट्रक्चर है ना, कोई रेसिस्ट रिमार्क नहीं, बट एक डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर है उन लोगों का, राइट। इंडियंस का वैसा नहीं है। इंडियंस वी ऑल हैव अ वीटी स्टोन, सांवला थोड़ा वैसा। तो उन लोग बहुत मतलब गिरी हुई नजरों से हम लोग को देखता था। उन लोगों के लिए तो हम लोग बहुत लो लाइफ फॉर्म्स थे, ठीक है। अगेन नो वो, ठीक है, किसी को बुरा नहीं मानना है, वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर जापानीज कंट्रोल कर लेता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता हम लोगों को। इसीलिए हम लोग बोले ओके वी विल फाइट इन द वॉर, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि टोटल इंडिपेंडेंस आप देंगे। बोला चलो ठीक है यार, ले लेना, ठीक है। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में भी स्टैफोर्ड क्रिप्स जो यहाँ पे आए थे क्रिप्स मिशन प्लान में, ये इसके भी मेंबर थे, कैबिनेट मिशन प्लान के भी। अपना पहली बार गलती करके वो सीख चुके थे कि क्या क्या गलती नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम में एक बेटर प्रपोजल इंडिया को दिए, और ऐसा प्रपोजल दिए जो कि पाकिस्तान को भी, मतलब मुस्लिम लीग को भी कुछ हद तक वो था, मान्य था, ठीक है। तो इसके अंडर बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा तो नहीं है कि किसी को ही बना देंगे, उसके लिए चुनाव होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो है, अच्छा उस समय इंडिया ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। उस समय इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थे ना। उस समय जब बहुत सारे राजघराना थे, राजस्थान में अलग अपना बहुत सारा राजघराना है, सब कुछ है। उस समय इंडिया में आई गेस 542 या 541 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब देखिए 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद था। यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का डिमांड उठा। उसका 1934 जैसा कि आई सेड, एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने बोला ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड दिस डिमांड, ठीक है। उसके 1935 में कांग्रेस भी बोल दिया कि भाई चलो हम लोग को भी चाहिए। इससे पहले नेहरू भी बोले थे, इससे पहले नेहरू भी ये डिमांड किए थे, एंड नेहरू डिमांड कर दिया, मतलब कांग्रेस डिमांड कर दिया। नेहरू वाज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर एट टाइम, तो नेहरू डिमांड कर दिया, मतलब कांग्रेस डिमांड कर दिया। तो कांग्रेस डिमांड किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना है, हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना है, ठीक है। 1940 में क्या होता है? ऑगस्ट ऑफर में डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल का मतलब कि चलिए ठीक है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देंगे, लेकिन आप लोगों को आजादी नहीं देंगे। उसमें क्या बोला गया था? डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रिजेक्ट कर दिया, बोला आउटराइट की नहीं कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग अपना नहीं, हमारे रूल्स के हिसाब से चलिए, ठीक है। फाइनली जब ब्रिटिशर्स वॉर हार जाता, अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1945 में खत्म हो गया था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत कमजोर था। ये ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में था ही नहीं कि वो इंडिया छोड़ के जाए। अगर इंडिया वो छोड़ देता तो और कमजोर हो जाता, राइट।
लेकिन हुआ क्या उस समय कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका आजाद हिंद फौज हार गया। तो एनीवेज 1945 में आजाद हिंद फौज वॉज डिफीटेड। उसके जो ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स। अब आजाद हिंद फौज क्या है वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म हुआ था, क्यों उनको कैप्चर किया, बट उनको ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिया और उनका ट्रायल चला। उनका जो केस था वो नेहरू खुद लड़ने आए थे, जवाहरलाल नेहरू, ही वाज आल्सो एडवोकेट, तो खुद लड़ने आए थे उनका केस, ठीक है। और उनका केस उस समय क्या था कि जो भी कोर्ट में हो रहा है वो सब अखबार में आता था। अब अखबार में लोगों ने पढ़ा कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। तो नेवी में, इंडियन नेवी में जितने भी सेलर्स थे उन्होंने म्यूटिनी कर दिया। तो यहाँ पे नेवल म्यूटिनी स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटिशर्स देखा कि अब यहाँ पे अगर और रहेंगे हम लोग तो ये लोग मार के भगाएगा, इससे बेटर है अपने ही यहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके चलते कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया, एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। एक्सक्यूज मी। ये 3 लोग थे जो कि क्रिप्स मिशन प्लान के पार्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है, बट अगेन फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री में ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या रिजेक्ट किया? द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी भी मुस्लिम लीग का यही डिमांड था कि हम लोग को 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, एक नहीं, एक में भारत रहेगा, एक में पाकिस्तान रहेगा। लेकिन ये इस चीज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब इसका कंपोजिशन क्या था, इसमें कौन कौन लोग थे? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ पार्टली इलेक्टेड बॉडी। पार्टली इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि सब जगह इलेक्शन नहीं हो रहा है। जहां जहां ब्रिटिश का रूल है सिर्फ वहीं इलेक्शन होगा, जहां जहां प्रिंसली स्टेट्स है वहां पे इलेक्शन नहीं होगा। वहां पे वो लोग अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजेंगे। कोई राजा है, राजा कोई मंत्री है, बोल देगा मंत्री जी आप जाइए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लीजिए, ठीक है। was constituted on November 1946 under the cabinet mission plan। टोटल स्ट्रेंथ इसका 389 का था। अब 389 में 296 जो था वो ब्रिटिश इंडिया से थे एंड 93 प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजा महाराजा एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर एक सीट दिया हुआ था हर 10 लाख पॉपुलेशन के लोगों को। अब कैसे डिसाइड करेगा कितना लोगों को कैसे सीट मिलेगा? तो उस समय भारत का जितना भी पॉपुलेशन था उसको 10 मिलियन से डिवाइड कर दिया गया और एक सीट दिया गया हर 10 लाख लोगों को। हर 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया था। एक जनरल थे, दूसरे जनरल में सब आ गए, मतलब हिंदूज, बेसिकली मेनली हिंदूज, ठीक है। एक हिंदूज थे, दूसरे में मुस्लिम और सिख आते थे और तीसरे में एंग्लो इंडियंस आते थे। एंग्लो इंडियंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे पीपल हु आर मैरिड टू ब्रिटिशर्स और हैविंग ऑफस्प्रिंग्स विद ब्रिटिशर्स, तो उसे एंग्लो इंडियंस कहते हैं, ठीक है। अब representative of each community was elected on the basis of proportional representation by means of single transferable vote। अब proportional representation 2 टर्म आएगा पॉलिटी में, हर जगह 2 टर्म पढ़ोगे। एक पढ़ोगे ये proportional representation, एक पढ़ोगे territorial representation। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने टेरिटरी के हिसाब से वोट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग खुद वोट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, सीएम का इलेक्शन, ये सब जो इलेक्शन होता है ये सब में हम लोग अपने जाके वोट करते हैं, डायरेक्ट जाके वोट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग के बिहाफ पे कोई आदमी पहले से इलेक्टेड है वहां पे, वो वोट कर रहा है और उसको प्रोपोर्शनली सीट मिला है, उसके वोट को प्रोपोर्शनली पावर मिला है। मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि कोई एक ऐसा आदमी है जो कि एक ऐसे स्टेट से आ रहा है जिस स्टेट का पॉपुलेशन 5 करोड़ है, ठीक है। कोई एक ऐसा आदमी है जो कि एक ऐसे स्टेट से आ रहा है जिसका पॉपुलेशन 5 करोड़, लेट्स से झारखंड। एक आदमी यूपी से आ रहा है, यूपी का पॉपुलेशन 25 करोड़ है, ज्यादा आबादी यूपी के पास है, तो यूपी का जो एमएलए होगा या फिर यूपी का जो मेंबर होगा उसके वोट को ज्यादा पावर होगा एज कंपेयर टू अ झारखंड एमएलए, समझ गए। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं मॉडर्न इंडिया के टर्म्स में। उस समय एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, बट समवॉट लाइक दिस ओनली, ठीक है। Representative of each community was elected on the basis of proportional representation by the means of single transferable vote। का मतलब क्या हुआ? एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है। Representative of princely states were nominated by the kings themselves। In July-August 1946 Indian National Congress won 208 seats, Muslim League won 73 seats and small independent parties won 15 seats, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर था कि मुस्लिम लीग के पास भी लोगों का सपोर्ट था। बहुत सारे ऐसे लोग जो थे पाकिस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, बांग्लादेश के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, जो चाहते थे कि मुस्लिम लीग जीते। दैट्स व्हाई दे गॉट 73 सीट। 73 सीट का मतलब क्या हुआ? 7.5 करोड़ लोग, 10 करोड़ 10 लाख मिलके एक सीट बनाता है। 73 का मतलब ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोग। तो 7.5 करोड़ लोगों ने इन्हें वोट दिया, तब ये जीते, ठीक है।
मतलब एग्जैक्टली 7.5 नहीं, बट स्टिल। अब प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हम भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे, दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि होता क्या कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिया में एक लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, एक डेमोक्रेसी स्थापित हो जाता, तो प्रिंसली स्टेट्स का जो पावर है, ऑटोनोमस पावर है, वो तो खत्म हो जाता। इसलिए वो लोग बोले कि हम लोग के इंटरेस्ट में ये नहीं है, तो हम लोग इस असेंबली से बाहर रहेंगे। ओके, नोट, असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी। ये पिछली बार सीएपीएफ में आया था, सॉरी सीएपीएफ नहीं, सीडीएस में आया था 2024 के सीडीएस या सीएपीएफ किसी में ही आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन सा आदमी नहीं था, तो महात्मा गांधी को छोड़ के सारे लोग थे इसमें। अब महात्मा गांधी का स्टोरी भी अलग ही है, ये सब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी का स्टोरी, ठीक है, क्या था कैसे थे। तो उसके बाद फिर अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो गया, 296 सीट्स पे इन लोग लड़े। 296 सीट्स में 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिला, 15 सीट्स ऑटोनोमस जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन लोगों को मिला। वर्किंग का बात करें, सबसे पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। अच्छा, लेकिन इसको मुस्लिम लीग बॉयकॉट किया था। मुस्लिम लीग बॉयकॉट क्यों किया था? क्योंकि उस समय 2 नेशन का जो थ्योरी था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था आउटराइट, राइट। इसलिए मुस्लिम लीग यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया इसको, हम लोग इसको अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ओके, उस समय सबसे पहले जो हम लोगों के प्रेसिडेंट थे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच प्रैक्टिस ये है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो हमारा प्रेसिडेंट बनेगा या वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज एट दैट टाइम द ओल्डेस्ट मेंबर, दैट्स व्हाई ही वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी पार्टी प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, मतलब ऑब्वियसली हमारे देश के प्रेसिडेंट वही बनते हैं बाद में, बट राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। हमारे उस समय के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एससी मुखर्जी और एक थे वीटी कृष्णमाचारी। अब ये मुखर्जी टाइटल भी बहुत ही है, मुखर्जी टाइटल भी बहुत आएगा, एससी मुखर्जी आ जाएंगे, एसएन मुखर्जी आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं। डब्ल्यूसी बैनर्जी, बैनर्जी टाइटल भी बहुत फेमस है इसमें, डब्ल्यूसी बैनर्जी हैं, एसएन बैनर्जी हैं, बहुत बहुत ऐसे हैं, ठीक है। तो नामों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे कौन क्या है, ठीक है। उस समय 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले थे एससी मुखर्जी और एक वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। आगे बात करें अब उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? बेसिकली कि हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ये डिले क्यों है इतना दिनों का? क्योंकि इस चीज पे डिस्कशन चला कि आप जो रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हैं, वो देश के हित में है, देश के हित में नहीं है। तो सब हुआ, बातचीत हुआ, 1947 में फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। हमारे लॉर्ड ये सब बोलना पसंद नहीं है, माउंटबेटन जो है इंडिया के वो वाइसरॉय बन के आए और वो एक प्लान लेके आए, वो नेहरू को बहुत प्रिय थे, तो वो एक प्लान लेके आए और सबको एक्सेप्टेबल था। और उस समय ये पता चल गया था कि अब 2 इंडिया में, मतलब 1 इंडिया में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो नारा दे दिया था, ईदर विल हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। मतलब उस समय बहुत वाइड स्प्रेड वो शुरू हो गया, दंगा फसाद देश में बहुत ज्यादा होने लगा। तो उन लोगों का यही था कि इधर विल हैव अ डिवाइडेड इंडिया, या तो इंडिया को 2 पार्ट में बांट दो, इंडिया पाकिस्तान, या तो हम लोग देश को अंदर से तबाह कर देंगे। तो माउंटबेटन ये समझ गया था कि अब यहाँ से इंडिया को एकजुट रखना पॉसिबल नहीं है, नाउ पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। तो पाकिस्तान को बना दिया गया, ठीक है, यू गाइस हैव योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू गाइस हैव योर ओन नेशन फॉर योरसेल्व्स। 70 साल पहले 75 साल पहले आजाद हुए थे, आज भी इंडिया में ही घुसने का कोशिश कर रहे हैं, अलग क्यों होना था, ठीक है। सो एनीवेज, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो होंगे। ऐसे लोग मुस्लिम लीग के, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स के, जो कि पहले स्टेट अवे फ्रॉम द असेंबली, वो लोग ग्रेजुअली ज्वाइंड इट, क्योंकि उन्हें भी अब पता था कि आज़ादी तो मिलने वाली है, और आज़ादी अगर मिलेगी तो एक डेमोक्रेसी में राजतंत्र का कोई, एक डेमोक्रेसी में एक राजा का कोई ऐसा रोल बहुत खास है नहीं, इन लोग हम लोग को वापस टेक ओवर कर ही लेगा, तो इससे बेटर है ज्वाइन कर लेते हैं, अपने ही लोगों को वहां पे, अपने जो क्षेत्र है, अपना जो एरिया है, उस एरिया से अपने ही आदमी लोगों को खड़ा कर देंगे। इस पे एक बड़ा अच्छा मूवी है, मतलब गुलाल करके है, के मेनन का है, बड़ा अच्छा मूवी है इसी चीज पे कि प्रिंसली स्टेट्स के लोग कैसे पॉलिटिक्स में आए, कैसे वो किए, बहुत प्यारा मूवी है। इसका एक गाना भी है, आरंभ है प्रचंड,
तगड़ा गाना है, ठीक है। सो उन लोग ज्वाइन कर लिए। मुस्लिम लीग के मेंबर, द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग, याद है मुस्लिम लीग बॉयकॉट किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर इंडियन डोमिनियन से भी थे। ऐसे भी थे ना मुस्लिम लीग का कोई मेंबर जो कि यूपी का होगा, कोई मेंबर जो कि बिहार का होगा, मुस्लिम लीग इधर भी था। ऐसे भी मेंबर्स होंगे मुस्लिम लीग के जो यूपी बिहार के होंगे। ऐसे लोग जो कि पहले छोड़ दिए थे, इंडियन डोमिनियन से थे, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिए थे। दे एंटर्ड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। दी असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? दो डेमोक्रेसी में तीन चीज आता है। सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। सेकेंड आता है एग्जीक्यूटिव और एक आता है जुडिशरी। इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो बॉडी होता है जो कि रूल बनाता है, जो कि लॉ मेकर है, एग्जैक्टली। लेजिस्लेचर वो बॉडी है जो कि रूल बनाता है। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो कि उसको एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी वो बॉडी है जो कि मेक श्योर करता है कि वो रूल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रॉपरली। लेजिस्लेटिव का मतलब अभी के कंटेक्स्ट में अगर इंडिया में बात करें, रूल कहां बन रहा है? पार्लियामेंट में। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट का रूल कहां बन रहा है? विधानसभा में या फिर विधान परिषद में। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, ये सब कहां आते हैं? लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंडर कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रूल बना रहे हैं, जो कि रूल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और लास्टली जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट्स भी जितने भी है, सेशन कोर्ट्स। हाँ श्योर, समझ गए? ओके, पानी देना यार, कोई प्यास लग गया। खत्म हो गया, नो इश्यूज। उधर है तुम्हारा है, ठीक है। थैंक यू। सो कहां थे हम लोग? ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या हुआ कि अब ये लॉ भी बनाना शुरू करेगा, ठीक है। दैट इज इट फंक्शन टू मेक दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑल्सो पास्ड ऑर्डिनरी लॉज फॉर दी कंट्री, ठीक है। अच्छा, हम ये जब बात कर रहे थे, ये वाला चीज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें हम लोग एक चीज छूट गया था यहाँ पे। नहीं यहीं पे था। अरे व्हाई इज इट नॉट गोइंग टू नेक्स्ट? हाँ, इसमें एक चीज छूट गया था। यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बेसिकली ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। 1909 में आए थे, 1919 में आए थे, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। बहुत सारे चीज़ों को मिला के एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, बहुत सारे रूल्स बनाए गए। और इसी रूल के द्वारा इंडिया को 1949 तक, जब तक से हम लोग का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया था, तब तक से इन्हीं रूल्स के द्वारा हमारे कंट्री को गवर्न किया गया था, ठीक है। आप इसमें तो इन्हीं रूल्स के द्वारा हमारे कंट्री को गवर्न किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ओके, सो ये क्लियर है। उसके बाद यही सब है कि पहले तो प्रिंसली स्टेट ज्वाइन कर गए, मुस्लिम लीग ज्वाइन कर गया, ठीक है। द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये लोग लॉज बना रहे थे, तो ऑब्वियसली दीज आर लॉ मेकर्स, तो पार्लियामेंट बन गया, ओके। उसके बाद फिर व्हेन असेंबली मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब जब एक रूल लॉ मेकिंग बॉडी के हिसाब से मिल रहे हैं, तो जीवी मावलंकर इसके ये थे, चेयरमैन थे, ठीक है। मतलब ये पहले स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हम लोग जैसे लोकसभा राज्यसभा में होता है ना, स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है। अभी स्पीकर कौन है लोकसभा का? ओम बिरला है। गुड, तुम लोग कुछ पढ़ के नहीं आए होगा, इस पढ़ो, ठीक है। तो पहले स्पीकर ये थे जीवी मावलंकर, ओम बिरला अभी हमारे करंट लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। उसका इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के चलते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका स्ट्रेंथ भी चेंज हो गया। पहले क्या था? 389 का स्ट्रेंथ था। पहले 389 का स्ट्रेंथ था, अभी इसका स्ट्रेंथ बच गया 299 का, ठीक है। अभी इसका स्ट्रेंथ बच गया 299 का, जिसमें आई गेस 70 सीट्स दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, जिसमें
70 सीट्स दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, और बाकी तुम्हारा 70 सीट्स में चला गया, 229 सीट जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के पास थे या फिर नॉर्मल इंडियन स्टेट्स के पास थे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ है समझ गए कोई? ओके, आगे आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भी बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म किया था। सबसे पहले ये रेटिफाई किया इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं? ऐसे नेशन, सेट ऑफ नेशन जिनको कभी ब्रिटेन रूल किया करता था, ऐसे सेट ऑफ नेशन जिनको ब्रिटेन कभी रूल किया करता था। इसमें कौन है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, और भी बहुत सारे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हाँ, यूएसए नहीं है, यूएसए पे रूल किया करता था वो बहुत पहले, उसका यूएसए बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो गया था। यूएसए आई गेस 1776 में इंडिपेंडेंट हो गया था, नॉट श्योर अबाउट द डेट बट आई गेस 1776 में इंडिपेंडेंट हो गया था। तो यूएसए तो नहीं, बट ये सब कंट्रीज हैं जिन पे कभी एक बार ब्रिटिश रूल किया करता था, ब्रिटिश उनको इंडिपेंडेंस दिया था अपने हाथ से। तो उन सब देशों का एक ये ग्रुप है, उसको हम लोग कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आज भी अगर कभी देखोगे न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पे, तो यहाँ पे कैसे क्रॉस दिखेगा टॉप पे, ये ऐसा वाला क्रॉस एक टॉप पे रहेगा, कभी नोटिस करना। और क्रॉस में ये भी रहता है ऐसे, मतलब ऐसे, ऐसा, राइट। ये बेसिकली ब्रिटेन का साइन है, ये जो साइन है वो ब्रिटिश फ्लैग है। अगर तुम कभी इंडिया का आर्म फोर्सेस का बैनर देखोगे, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का बैनर देखोगे, इंडियन आर्मी का बैनर कैसा दिखता है? फ्लैग कैसा दिखता है? यहाँ पे ये है 2 क्रॉस स्वॉर्ड्स, आई गेस 2 क्रॉस स्वॉर्ड्स ही रहता है, और क्या रहता है यहाँ पे नीचे में वो लिखा रहता है जो हमारा एम्बलम है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है? ट्राई कलर रहता है हमारा इंडिया का फ्लैग। वैसे ही न्यूजीलैंड में है कि वो यहाँ पे टॉप पे, अपने टॉप मोस्ट कॉर्नर पे उसका यूके का फ्लैग लगा के रखता है। ऑस्ट्रेलिया भी सेम करता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग कॉमन, अभी भी ये लोग डोमिनियन स्टेटस में हैं, अभी भी ये लोग यूके के कंट्रोल में ही हैं बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक नहीं, अब तो मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट एक क्या उसको कहते हैं, जो सिंबॉलिकल कंट्रोल है यूके का, वो अभी भी वहां पे है। ठीक है, They adopted the national flag on July 22, 1947. नेशनल फ्लैग का ऑब्वियसली डिजाइन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसका एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, वो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। We adopted the national anthem and national song on January 24, 1950. नेशनल सॉन्ग कौन सा इंडिया का? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को लिखे कौन थे? बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी। और बंकिम चंद्र चैटर्जी वंदे मातरम लिखे थे अपने, एक बुक था इनका आनंद माथ करके, इनका एक बुक था आनंद मत करके, उसमें ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। और इतना एक समय पॉपुलर हो गया था ये गाना कि ब्रिटिशर्स को इसे इंडिया में बैन करना पड़ा था, कि कोई भी इसे गाएगा या गाता पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, इतना पॉपुलर हो गया था ये गाना। ठीक है, The Constituent Assembly had 11 session over 2 years, 11 month and 18 days. तो 11 सेशन हुए इनके, जिनमें बहुत सारे चीजों पे चर्चा हुआ कि देश को कैसे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, आगे हाउ वी विल रन द कंट्री। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। अब ये देखो कि हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज द लार्जेस्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब होके गुजरे हैं, सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने में इंकलकेट किए। यूएसए था तो यूएसए का फंडामेंटल राइट्स, सोवियत यूनियन था उसका कोई एक फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद फिर जर्मनी था, जर्मनी का कोई एक पार्ट, जापान का कुछ पार्ट, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट, हर चीज का हम लोग बेस्ट पार्ट्स को लेके अपने में इंकलकेट किए और 60 कंट्रीज का इसको लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 64 lakhs। अभी बहुत कम अमाउंट लगता है, उस समय बहुत ज्यादा था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में द असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन, और उसके बाद फिर 26 जनवरी को एज यू ऑल नो रिपब्लिक डे हो गया, और उसके बाद फिर इंडिया एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ऐसा कंट्री जो कि खुद के लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है। ठीक है, अब कमिटीज, अब ऑब्वियसली बहुत सारा काम था इन लोगों को बहुत सारा काम करना था, तो सब काम करने के लिए बहुत सारे कमिटीज का फॉर्मेशन होगा, जो जैसे हम ये बोल रहे थे ना, पूरा ओवरलैप कर गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सही था, मतलब लैपटॉप में परफेक्ट है अभी भी, बट यहाँ पे इसका अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। नो इश्यूज। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 8 मेजर कमिटी थे,
8 मेजर कमिटी थे और बहुत सारे माइनर कमिटी थे। कमिटी का मतलब क्या हुआ, एक सेट ऑफ पीपल, एक टीम जो कि कुछ काम को करेगा। सबसे पहले यूनियन पावर कमिटी, इसको हेड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसको भी जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट्स कमिटी, इसको भी जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू का कैसे याद रखना है, कुछ में भी यूनियन या स्टेट आ रहा है, किसी में भी यूनियन या स्टेट आ रहा है उसको नेहरू लीड कर रहे थे, ठीक है। किसी भी चीज में यूनियन या स्टेट आ रहा है उसे नेहरू लीड कर रहे थे। सेकंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। इनके आते हैं रूल्स ऑन प्रोसीजर कमिटी, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमिटी, इसको BR अम्बेडकर लीड कर रहे थे। और स्टेयरिंग कमेटी एक था, उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लीड कर रहे थे। थोड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर BR अम्बेडकर लीड कर रहे थे, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू किसको लीड कर रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स का कौन लीड कर रहा था, सरदार पटेल कर रहे थे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, BR अम्बेडकर तो सबको याद रहेगा, ऐसे सबका पूरा नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। याद रखो, एक अय्यर थे, एक अयंगर थे, एक मुंशी थे, एक सादुल्ला थे, ठीक है। अय्यर, अयंगर, मुंशी, सादुल्ला, ठीक है, ये चारों याद रहेगा। अय्यर थे, अयंगर थे, मुंशी थे, सादुल्ला थे। इसको बहुत बार रिपीट करो, ठीक है। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है माधव राव और TT कृष्णामाचारी में। माधव राव थे, पहले BL मीटर थे, BL मीटर का तबियत खराब हो गया। अच्छा, अब ये समझो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो भी बना रहा था सब काफी बूढ़े लोग थे, सब ऐसे लोग थे जो काफी बूढ़े थे, ठीक है। तो BL मीटर तबियत खराब इनका बहुत ज्यादा हो गया, इनको रिप्लेस किए माधव राव। ये देखो कि इसमें भी M आ रहा है, इसमें भी M आ रहा है, कुछ ऐसा करके ये कर लो, ठीक है। इसमें भी K आ रहा है, इसमें भी K आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा करके ट्रिक निकाल लो जिससे हो जाए वो, ओके। तो सबसे पहले N माधव, उसका 6th है N माधव राव, ये किसको रिप्लेस किए, BL मीटर को। उसके बाद फिर है TT कृष्णामाचारी, ये रिप्लेस किए थे DP खैतान को। DP खैतान का डेथ हो गया था, ठीक है। तो BR अम्बेडकर थे, एक अय्यर साहब थे, एक अयंगर थे, एक मुंशी थे, एक सादुल्ला खान थे, एक तुम्हारे मीटर थे, एक तुम्हारे माधव राव थे जो कि मीटर को रिप्लेस किए, और एक तुम्हारे कृष्णामाचारी थे जो कि DP खैतान को रिप्लेस किए, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी सैट फॉर 141 दिन एंड प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, मतलब इन लेस देन 6 मंथ कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि एक मतलब बहुत क्रूड सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था, एक बहुत क्रूड सा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ प्रिपेयर हो गया था। अब 4 नवंबर 1948 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया, इसका पहला रीडिंग हुआ। इस पे वर्क चला 1 साल तक, 26 नवंबर 1949 तक इस पे बात चला, डिस्कशन चला कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, ये सब इस पे बात चला। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि ओके दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 248 members were present on that day and signed the constitution। तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे आज भी 248 लोगों के सिग्नेचर्स हैं। उसके बाद फिर 26 नवंबर 1949 इज द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है उसमें 26 नवंबर का ही डेट हम लोग मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर when the constituent assembly was when the constitution was adopted and enacted as of November 1949 the constitution had a preamble, 395 articles and 8 schedules। इसमें पार्ट्स नहीं लिखा हुआ है, I guess 22 पार्ट्स था उस समय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्फोर्समेंट। some provisions related to citizenship, elections, provisional parliament came into force on 26 नवंबर itself। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इन 3 चीजों से रिलेटेड जो कि 26 नवंबर को ही इफेक्ट में आ गए। बाकी प्रोविजन जो थे वो 26 जनवरी 1950 को आए। दिस डेट वाज चोजन एज इन 1930 ऑन दिस डे ओनली पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस हम लोग हैं, ठीक है। वहां पे लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, और उसके बाद फिर ये हुआ था, ठीक है। विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब उसको वापस ले लिया गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो सील है, सिंबल है, वो क्या है, एलिफेंट है। जो सिंबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इट इज एलिफेंट। इसलिए कभी अगर बड़े होके भी वो पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ते हो, हिंदू को ही पढ़ा है सिर्फ नहीं पढ़ा है उसमें, या फिर कहीं कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर या फिर फॉरेन आउटलेट का कुछ भी ऐसा पढ़ोगे, चाइना और इंडिया के बीच में कुछ टसल होता है तो ये लिखा जाता है द फाइट बिटवीन ड्रैगन एंड द एलिफेंट, ठीक है। चाइना को ड्रैगन एंड इंडिया को एलिफेंट। तो जैसे वहां था MN राव, यहाँ कौन है, BN राव। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के,
ठीक पड़ेगा, ठीक है। वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसका प्रेम बिहारी राय ज्यादा वाज द कैलीग्राफर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला नाम इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी राय ज्यादा वाज द कैलीग्राफर। ये फ्लोइंग इटैलिक में लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन को। इटैलिक हैंडराइटिंग होता है ना, बहुत टाइप का फॉन्ट होता है, तो फ्लोइंग इटैलिक में इसको लिखे थे। उसके बाद फिर नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा, ये दोनों डेकोरेट किए थे और ब्यूटीफाई किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखोगे तो बहुत सुंदर है, उसके पेजेस बहुत खूबसूरत हैं, जो रियल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको, ठीक है। तो नंदलाल बोस एंड बी.आर. सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटीफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वर्जन वाज कैलीग्राफ्ड बाय वसंत कृष्ण वैद्या एंड इल्यूमिनेटेड, या फिर मतलब ये भाई नंदलाल बोस। नंदलाल बोस हिंदी और इंग्लिश दोनों को ब्यूटीफाई किए थे, ठीक है। इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। हाँ, सो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट नोटेड बाय एम.एन. रॉय। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, बट अगर कहीं पे उनका नाम दिया हुआ है सचिदानंद सिन्हा का, तो वो करना, ठीक है। फर्स्ट अगर पूछे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे ऑप्शन में, लेकिन अगर ये ना रहे तो सचिदानंद सिन्हा वो होंगे, ठीक है। Constituent mission, the Constituent Assembly was formed under the scheme proposed by the Cabinet Mission Plan, ठीक है। Which of the following acted as the de facto Constitution of India, जैसा कि हम बताएं, Indian Independence Act 1947 और Government of India Act 1935। यहाँ पे एक्चुअली बोथ ए एंड बी होता, ऑप्शन में थोड़ा मिसिंग है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के बाद। कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ मेरे को भी लगता है जो पहले शायद आप पूछा जा सकता है, तो उन सब क्वेश्चंस को डाला हुआ है इसमें, ठीक है। तो आज इस क्लास को खत्म करते हैं। बिफोर एंडिंग दिस क्लास एक बार इस ड्राफ्ट को सब कोई पढ़ लो, इस चीज को सब कोई पढ़ लो एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November, जैसा कि हम बोले 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब आप लोगों का इसको पढ़ाएं क्यों, आप लोगों का काम क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं जिनके मीनिंग आपको पता करके लाना है, तो कॉपी में इन सब वर्ड्स को नोट डाउन करो। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन 5 वर्ड्स का मीनिंग कौन कौन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इन तीनों जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीनों का मतलब क्या होता है, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ होगा यहाँ पे, फेथ एंड वर्शिप, इनका मीनिंग क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या होता है। इन सब चीजों का मीनिंग कल आप लोग पता करके आओगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ लिखा हुआ है, ओके, बाकी लिख लो, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी तो खैर सबको पता है, ठीक है। जस्टिस में ये तीनों, इसका क्या मीनिंग होता है, लिबर्टी में ये सब, इसका क्या मीनिंग होता है, एंड फ्रेटर्निटी। हो गया, सबका हो गया, ओके। सो लेट्स एंड दिस क्लास, okay guys, so that will be all for today. In tomorrow's class we'll be talking about our constitution. We'll be talking about the features of constitution, the salient features. That will be an important class, so do attend it, don't miss it. Thank you.